बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद राहील साबर। तो स्टूडेंट, लास्ट आपका टेस्ट हुआ, 4 चैप्टर हमने कंप्लीट किए थे पार्ट 1 के। उन चारों चैप्टर्स में से आपका एक जो था वो टेस्ट लिया गया जिसमें 100 MCQs शामिल थे। होप सो सबका बहुत अच्छा हुआ होगा। आइए जी, आज उस टेस्ट की डिस्कशन करते हैं और आपसे शेयर करते हैं कि किस किस MCQ का क्या आंसर था और क्या आंसर आपके जहन में था। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट MCQs। द फर्स्ट MCQs इज एन एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर। तो चैप्टर नंबर 3 से ये MCQs लिया गया है। अब इस MCQ में अगर आप देखिए तो आपने 2 तरह के एंजाइम पढ़े थे। एक वो जिसमें कोफैक्टर था, जिसका कोफैक्टर होता है वो एक्टिव फॉर्म में होता है, उसे हमने होलो एंजाइम कहा था। और जिसमें जो था वो उसका कोफैक्टर नहीं होता, अब उसका कोफैक्टर माइनस कर देते हैं तो वो आपके पास इनएक्टिव हो जाता है, उसे अपो एंजाइम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि पॉलीपेप्टाइड चेन यानी एंजाइम खुद इन्वॉल्व है और साथ उसका कोफैक्टर भी इन्वॉल्व है। तो अगर कोफैक्टर भी इन्वॉल्व है और एंजाइम एक्टिव फॉर्म में है तो वो हमारे पास क्या होता है जी, होलो एंजाइम। तो अल्फा ऑप्शन हमारे पास बनती है जी, अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, द बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन्स आर नाउन एज। तो आपकी बॉडी में जो बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन्स हैं वो एंजाइम को कंसिडर किया जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में वो क्या करते हैं, कैटालाइसिस वाला काम करते हैं। दे स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज। आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन को बहुत जल्दी से तेज़ से परफॉर्म कर देना और ख़ुद इस्तेमाल ना होना, ये काम किसका होता है जी, एंजाइम्स का होता है। तो हमारी बॉडी में एंजाइम्स हैं, दे आर कंसीडर एज ए बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन्स। तो आपके पास बीटा ऑप्शन बनती है। जबकि ग्लाइकोप्रोटीन में तो देखिए मिक्सचर आ गया, ऊपर बात हो रही है सिर्फ प्रोटीन की। एक्टिवेटर तो आपको पता है नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं और इनहिबिटर बाय नेचर नॉन प्रोटीन भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, आयोन्स भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। तो जो एक्टिव आपके पास है वो कौन सी होती है जी, एंजाइम्स। नेक्स्ट है जी आपके पास थर्ड, एंजाइम इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन आर फाउंड इन क्लोज एसोसिएशन विद। अब देखिए प्रोटीन की सिंथेसिस की बात हो रही है तो हमें मालूम होना चाहिए कि प्रोटीन बनाता कौन है। ये MCQs भी चैप्टर 3 से ही लिया गया है। अब प्रोटीन बनाने वाले जो हैं वो आपके पास राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, तो उसके अंदर एंजाइम्स होंगे जो प्रोटीन को बना रहे हैं। हमने वहाँ पे लोकेशन की बात की थी तो हमने कहा था जो सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे, जो प्रोटीन बनाएंगे वो राइबोसोम में होंगे, जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं वो क्लोरोप्लास्ट में होंगे। तो यहाँ बात हो रही है प्रोटीन बनाने वाले की। तो प्रोटीन बनाने वाले में हीमोग्लोबिन के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, राइबोसोम के अंदर। तो डेफिनेटली राइबोसोम ही आंसर बनेगा, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, वो ये प्रोटीन बना रहा होता है। तो डेल्टा ऑप्शन हमारे पास बनती है। हीमोग्लोबिन आपको पता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, क्लोरोप्लास्ट आपको पता है फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होने वाला स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, तो ये ऑर्गेनली है। माइटोकॉन्ड्रिया भी ऑर्गेनली है जो सेलुलर रेस्पिरेशन करती है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जी फोर्थ, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर एंजाइम। तो कौन सी चीज़ एंजाइम के बारे में ठीक नहीं है, ग्लोबुलर प्रोटीन वो तो ये होती है। और लॉयर द एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल एंजाइम की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी कम लगानी पड़ती है और प्रोसेस जल्दी हो जाता है। सेंसिटिव तो चेंज इन पीएच, बिल्कुल ये भी ठीक है। तो सारे जो है ये बिल्कुल ठीक है। स्टॉप द रिएक्शन, तो ये रिएक्शन को स्टॉप नहीं करता, एक्सेलरेट करता है। तो आपके पास डेल्टा ऑप्शन बनती है जी। नेक्स्ट है जी फिफ्थ, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम एक्सेप्ट। ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन, बिल्कुल सारे एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन है। दे कैन चेंज द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, कभी भी प्रोडक्ट की नेचर को एंजाइम ख़राब नहीं करता, हमेशा याद रखिएगा। ये आपने कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर पढ़ा था। तो यही वाला आपके पास आंसर बनता है कि ये प्रोडक्ट की नेचर को कभी भी चेंज नहीं करता। आइए जी नेक्स्ट हम चलते हैं 6 की तरफ। कहता है पेप्सिन इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजिन पैक्ड इन। तो पेप्सिन जो है ये इनएक्टिव एंजाइम है, चैप्टर नंबर 3 से MCQs लिया गया, येलो बॉक्स के अंदर था। तो इनएक्टिव एंजाइम है, जब ये एक्टिव फॉर्म में होता है तब इसे आप क्या बोलते हो, तब आप इसे बोलते हो इनएक्टिव फॉर्म में ये पेप्सिनोजिन है, और एक्टिव फॉर्म में आपके पास क्या होता है जी, पेप्सिन होता है। और ये लाइसोसोम की फॉर्म में क्या किए जाते हैं, रिलीज़ किए जाते हैं। आपको याद होगा, आपने पढ़ा था लाइसोसोम में डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम कौन बनाता है, RER के राइबोसोम बनाते हैं, और इनकी फाइनल प्रोसेसिंग कौन करता है, गोल्जी ऑपरेटस। तो ये पैकिंग किस में होगी जी, लाइसोसोम के अंदर। तो अल्फा ऑप्शन ही आपके पास इसकी बनती है। नेक्स्ट है जी 7,
एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम कंसिस्ट ऑफ, तो आपको याद होगा हमने कहा था एक्टिव साइट जो होती है, अगर पूरे एंजाइम में देखें तो एक्टिव साइट में थोड़े से अमीनो एसिड होते हैं, लेकिन वो बड़े स्पेसिफिक अमीनो एसिड होते हैं। फिर आपने एक्टिव साइट के भी दो रीजन पढ़े थे, एक बाइंडिंग साइट था, एक कैटालिटिक साइट था। तो ऑप्शन है जी बल्क ऑफ द अमीनो एसिड, मैनी अमीनो एसिड, फ्यू अमीनो एसिड। तो डेफिनेटली फ्यू अमीनो एसिड से मिलकर बनता है जी, बीटा ऑप्शन आपके पास बनती है। नेक्स्ट है जी 8, एन एंजाइम स्पीड अप अ रिएक्शन बाय, अब एक एंजाइम कैसे जो है वो रिएक्शन को स्पीड अप करता है, बाय लॉयरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल यही आंसर बनता है। रेजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी को कभी भी रेज नहीं करता, हमेशा कम करता है। रिलीजिंग एनर्जी, अब्जॉर्बिंग एनर्जी, तो ऐसा कोई काम में ये इन्वॉल्व नहीं होता, पहले वाला ही है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, यानी इसकी प्रेजेंस में एनर्जी आपको कम लगानी पड़ती है और प्रोसेस जल्दी से क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो 8th कंप्लीट हुआ, ये भी आपका जो था वो चैप्टर नंबर 3 से था। नेक्स्ट है जी 9, इन अ केमिकल रिएक्शन अ रिएक्टेंट बाइंड टू द एंजाइम, तो एंजाइम से जो भी चीज़ रिएक्ट करती है उसे सबस्ट्रेट कहते हैं, और फाइनली जो रिसीव होगी उसे आप क्या बोलते हो, प्रोडक्ट कहते हो। और जिस जगह पे अटैच होती है एंजाइम के, उस जगह को हमने क्या कहा था, एक्टिव साइट कहा था। तो एमसीक्यूज है, इन अ केमिकल रिएक्शन अ रिएक्टेंट बाइंड टू एन एंजाइम एट द रीजन ऑफ, तो रीजन की बात हो रही है तो डेफिनेटली वो कौन सा होगा, एक्टिव साइट होगा। तो अल्फा है जी कैटालिस्ट, तो एंजाइम पूरा कैटालिस्ट है। चार्ली है जी सबस्ट्रेट, जो रिएक्ट कर रही है वो सबस्ट्रेट, लेकिन उसने पूछा है कि जिस रीजन पे जुड़ी है तो वो रीजन आपके पास क्या होगा, एक्टिव साइट, और जुड़ने वाली चीज़ सबस्ट्रेट, बाद में जो बात आपके पास बनेगी प्रोडक्ट वो कहलाएगी। तो ये आपके पास 9 का ऑप्शन आपके पास है जी डेल्टा, यानी कि एक्टिव साइट। नेक्स्ट है जी आपके पास 10, पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट स्पेसिफिकली इन्वॉल्व इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट। अब देखिए जी, हमने बात की है कि एंजाइम ने जब भी रिएक्शन परफॉर्म करना है, कैटालाइसिस करनी है, इसने सबस्ट्रेट को आपस में अटैच करना है और अटैच करके किस में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट में चेंज करना है। अब वो काम कौन करता है, एक्टिव साइट करती है। तो एक्टिव साइट के दो पार्ट थे, एक बाइंडिंग पार्ट था, एक कैटालिटिक पार्ट था। बाइंडिंग जो है वो रिकॉग्नाइज करता है और अपने साथ जोड़ लेता है, और कैटालिटिक साइट क्या करता है, वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। तो यहाँ पे आपके पास कैटालिटिक साइट है, वो इन्वॉल्व होती है, जो कि क्या करती है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करती है, जबकि बाइंडिंग साइट अटैच करती है। एलोस्टेरिक साइट जो है, जिस पे प्रोडक्ट आके अटैच होती है और फीडबैक इनहिबिशन हो जाती है। और एक्टिव साइट एज ए होल स्ट्रक्चर आपके पास, तो आपके पास जो है वो अल्फा ऑप्शन ही बनती है जी। नेक्स्ट है जी 11 है जी, आफ्टर अ सर्टन लिमिटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट की आपके पास पहले से लिमिट मौजूद है और उसकी एक स्पेसिफिक लिमिट के बाद इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एंजाइम 2 टाइम्स रेट ऑफ द रिएक्शन, तो आपने क्या किया जी, डबल एंजाइम की क्या कर दी है, अमाउंट कर दिया। अब ऑलरेडी सबस्ट्रेट था और वो थोड़ा सा था, लिमिटिंग। अब अगर एंजाइम आप डबल कर देंगे और सबस्ट्रेट आपका कंप्लीट हो चुका है, तो कभी भी आपका रिएक्शन मजीद इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट। तो डेल्टा ऑप्शन है, इंक्रीज 4 टाइम्स तब होता अगर आपके पास जो है वो सबस्ट्रेट की अमाउंट अभी भी पड़ी होती, तो आप 4 गुना आप एंजाइम कर देते। डबल तब होता था आप डबल एंजाइम कर देते, लेकिन सबस्ट्रेट की अमाउंट पड़ी हुई। तो उसने बोला आफ्टर अ सर्टेन लिमिटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, तो कॉन्सेंट्रेशन के जो है वो इक्वल होने के बाद की बात हो रही है। नेक्स्ट है जी 12, रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एंजाइम विल टेक प्लेस रैपिडली एट अ मच डैश देन दे वुड विदाउट देम, तो रिएक्शन जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है वो किस चीज़ पे ज़्यादा होंगे, या जो है अगर उसको बहुत ज़्यादा कर दे तो वो कम हो जाएंगे। तो आपके पास जो है लोअर द टेम्परेचर, डेफिनेटली टेम्परेचर लो करेंगे तो रिएक्शन रेट स्लो हो जाएगा। हमने बात करनी कि एंजाइम का रिएक्शन तेज़ करना है। लोअर द पीएच को चेंज करेंगे तो तब भी एंजाइम जो है वो क्या हो जाता है जी, डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, डी नेचर हो जाता है। हाई टेम्परेचर जी बिल्कुल, अगर आप टेम्परेचर हाई करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन होता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी का विद द टेम्परेचर, तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन की वजह से हायर टेम्परेचर के ऊपर एंजाइमेटिक एक्शन क्या होगा, हायर होगा। लेकिन वो हाई टेम्परेचर भी बियॉन्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। मीन आपकी बॉडी में ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 है, तो ऐसा ना हो कि 37 से ज़्यादा आप टेम्परेचर दे रहे हैं, तो हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट है जी 13, हीट एक्सेलरेट द केमिकल रिएक्शन बाय द फॉलोइंग वेज एक्सेप्ट। अब हीट क्या करती है जी, जब आप रिएक्शन की बात करते हैं तो हीट उसको क्या करती है, एक्टिवेशन एनर्जी देती है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को तेज़ कर देती है, तब उनके दरमियान कोलिजन ज़्यादा से ज़्यादा होता है और रिएक्शन भी जल्दी होने के चांसेस होते हैं। तो क्या क्या होगा, प्रोवाइडिंग एक्टिवेशन एनर्जी बिल्कुल अल्फा बिल्कुल ठीक है, सप्लाई काइनेटिक एनर्जी टू द रिएक्शन मॉलिक्यूल ये भी बिल्कुल ठीक है, इंक्रीज द चांसेस ऑफ द कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ये भी बिल्कुल ठीक है। तो सारी बातें ठीक है, इसमें एक्सेप्शनल केस कोई भी नहीं आता। तो डेल्टा ऑप्शन बनती है जी आपके पास। मैं मार्क इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बोल्ड हुए हैं,
तो नेक्स्ट है जी आपके पास 14, पेप्सिन इन स्टमक विल वर्क ऑप्टिकली। तो आपको पता है स्टमक में बात हो रही है, स्टमक आपकी बॉडी का पार्ट है, आपकी बॉडी में जितने भी एंजाइम है ऑल विल वर्क एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर बनता है वो कितना बनता है, 37 बनता है। तो चार्ली ऑप्शन बनेगी जी आपके पास। नेक्स्ट है जी हमारे पास 15, अ स्लाइड चेंज इन द पीएच मे रिजल्ट इन द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो अगर पीएच में चेंज हो जाए तो क्या क्या होगा, और एक्सेप्शनल केस हमें बताना है जो नहीं होगा। सो चेंज इन द आयनाइजेशन ऑफ द एक्टिव साइट बिल्कुल कंफर्म, एंजाइम के एक्टिव साइट में चेंज लाजमी आएगा। बीटा चेंज इन द आयनाइजेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, डेफिनेटली अगर सबस्ट्रेट अवेलेबल है तो उसकी भी आयनाइजेशन हो सकती है क्योंकि आप पीएच चेंज कर चुके हो। ब्लॉकिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी, बिल्कुल एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी क्योंकि एंजाइम ही आयनाइज हो जाएगा, सबस्ट्रेट ही आयनाइज हो जाएंगे। एंजाइम कैटालाइसिस एट मैक्सिमम स्पेस, ऐसा कभी भी नहीं होगा, कभी भी वो मैक्सिमम पेस पे काम नहीं करेगा क्योंकि एंजाइम जो है वो क्या कर देगा, डीनेचर हो जाएगा खुद भी, और सबस्ट्रेट को भी क्या कर देगा जी, वो डीनेचर कर देगा क्योंकि पीएच क्या हो चुकी है, चेंज। नेक्स्ट है जी हमारे पास 16, दे चेक द रिएक्शन बाय ऑक्यूपाइंग द एक्टिव साइट और डिस्ट्रॉइंग द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। तो बेसिकली क्या करते हैं, ये एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को क्या कर देते हैं, बिल्कुल ही परमानेंट बेस पे एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया और कभी भी जो है वो रिकवर नहीं हो सकता। तो अगर इनहिबिटर ऐसा हो जो एक्टिव साइट को परमानेंट बेस पे जो है वो ब्लॉक कर दे और कभी भी रिकवर ना हो, उसे हम इरिवर्सिबल क्या कहते हैं, इनहिबिटर कहते हैं। तो अल्फा ऑप्शन आपके पास बनती है। रिवर्सिबल आपको पता है जो क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए, लेकिन यहाँ हमने शुरू में ही बता दिया कि वो डिस्ट्रॉय हो रहा है परमानेंट बेस पे। और कंपैटिटिव इनहिबिटर तब होता अगर वो एक्टिव साइट के ऊपर आके अटैच होता और पार्ट होता किसका, रिवर्सिबल का। नॉन कंपैटिटर जो है वो भी आपके पास रिवर्सिबल के ही पार्ट होते हैं। तो अल्फा ऑप्शन ही आपके पास बनती है जिसमें वो क्या करेगा, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को परमानेंट बेस पे ऑक्यूपाई करेगा और डिस्ट्रॉय भी करेगा। नेक्स्ट है जी आपके पास 17, द सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये एमसीक्यूज आपका चैप्टर 4 से लिया गया है। सो अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर आप यूज़ करें तो उसमें क्या सोर्स होता है जो इसे एलिमिनेट करेगा। तो दो तो आपके पास माइक्रोस्कोप थी, एक लाइट माइक्रोस्कोप थी, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ होती है और जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसमें बीम ऑफ लाइट यूज़ होती है। तो हमारे पास यहाँ पे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात हो रही है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 18, all living being originate from consist of the vesicle of the cell। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो छोटे छोटे वेजिकल से मिलकर बने हैं और सेल कहलाते हैं जी उनको। तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने, लॉरेंस ऑकर ने, लामार्क ने, रॉबर्ट हुक ने। तो डेफिनेटली लॉरेंस ऑकर ने ये स्टेटमेंट दी थी। तो आपके पास बीटा ऑप्शन बनती है जी। नेक्स्ट है जी 19, इन मैनी सेल्स द स्ट्रक्चर दैट कंट्रोल द सेल्स एक्टिविटीज़। तो सेल के सारे फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है, ये भी आपका चैप्टर जो है वो 4 से लिया गया है। तो ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट जो टॉपिक था आपका न्यूक्लियस का था, जिसमें आपने पढ़ा था सेल के सारे फंक्शन बेसिकली कौन कंट्रोल कर रहा होता है, न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है। तो सेल मेम्ब्रेन तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करती है, न्यूक्लियोलस सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम की फॉर्मेशन करता है। ऑर्गेनली डेफिनेटली ऑर्गेनली हर एक ऑर्गेनली का एक सेपरेट फंक्शन है, लेकिन पूरे सेल का जो सेंटर होता है, जो पूरे सेल के फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है, वो आपका न्यूक्लियस होता है। तो डेल्टा ऑप्शन बनती है जी। नेक्स्ट है आपके पास 20, सरप्लस फूड इज स्टोर्ड बाय विच टाइप ऑफ द प्लांट सेल्स। तो कौन से प्लांट के सेल जो है वो क्या करते हैं जी, फूड को स्टोर करते हैं। तो पैरेन्काइमा सेल जो है वो आपके पास होते हैं जो कि क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। क्लोरेन्काइमा जो है वो फूड को बनाते थे। सक्लेरेन्काइमा और कॉलनकाइमा ये वो सेल्स होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं प्लांट को। अगर हम बेबी प्लांट की बात करें, यानी प्लांट जो है वो अभी इमैच्योर स्टेज पे है, तो जब इमैच्योर स्टेज पे होता है तो उस वक्त कॉलनकाइमा सेल जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। या हर्बिशियस प्लांट है, नॉन वुडी प्लांट है, अभी प्रॉपर वुड नहीं बनी, अभी इमैच्योर है, लेकिन जैसे ही प्लांट मैच्योर हो जाता है और उसमें वुडी पोर्शन आना शुरू कर देता है, तो तब आपके पास सक्लेरेन्काइमा जो है वो सपोर्ट में क्या हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। पैरेन्काइमास फूड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और क्लोरेन्काइमा क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है तो ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, यानी फूड प्रिपेयर करते हैं। तो 20 आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं जी 21 की। Some cellular component require very high speed for the separation from other parts of the cell during the cell fractionation. This achieved through।
तो आपने सेल के जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं सेपरेट करने होते हैं ऑन द बेस ऑफ सेल फ्रैक्शनेशन, जिसे आपने सेंट्रीफ्यूगेशन कहा था। स्पिन करते हैं हम उसको सेंट्रीफ्यूज के अंदर डाल के। तो अगर छोटे छोटे कंपोनेंट हो, मिसाल के तौर पे राइबोसोम वगैरह, लाइसोसोम वगैरह, इनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीड बढ़ा के फिर इनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीड को बढ़ा के छोटे ऑर्गेनेलीज को सेपरेट करना अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाता है। तो आपके पास ये ऑप्शन बनेगी डेल्टा ऑप्शन। और सेपरेशन हमेशा होती है ऑन द बेस ऑफ डेंसिटी या उनके जो है वो वेट की बेस पे। सेंट्रीफ्यूगेशन जो है, ये जो स्पिन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हो वो सेंट्रीफ्यूज है, और उसमें स्पिन करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेल के कंपोनेंट सेपरेट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सेल फ्रैक्शनेशन। सो आइए जी नेक्स्ट हम बात करते हैं 22 की। इन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल द रीजन्स ऑफ द लिपिड बायलेयर अटैच टू द ग्लोबुलर प्रोटीन। तो आपको याद होगा लिपिड बायलेयर थी और प्रोटीन उसके अंदर क्या थी, एम्बेडेड थी। तो बात हो रही है जी लिपिड बायलेयर जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन को जब अट्रैक्ट करती है तो कौन सी चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो लिपिड बायलेयर के अंदर एक उसका हेड था, एक उसकी टेल थी। मेजर जो आपको नज़र आते हैं वो उसकी क्या होती है, टेल होती है। तो हमेशा ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती है वो टेल्स के साथ अट्रैक्ट होती है, विच आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो आपके पास अल्फा ऑप्शन बनती है जी। नेक्स्ट है आपके पास 23, केमिकली सेल मेम्ब्रेन इज मेनली, ये सारे जो हैं वो चैप्टर 4 के एमसीक्यूज चल रहे हैं। केमिकली सेल मेम्ब्रेन इज मेनली डैश इन नेचर। तो आपको याद होगा सेल मेम्ब्रेन में आपके पास जो था वो 20 से 40% तो लिपिड थी और 60 to 80% प्रोटीन थी। तो आपके पास जो मैक्सिमम बनता है वो कौन सा बनता है, लिपोप्रोटीन, यानी कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल। तो आपके पास लिपोप्रोटीन सबसे ज़्यादा है। ग्लाइकोप्रोटीन तो आपको पता है ये थोड़े से जो है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं प्रोटीन के साथ, जो एंटीनास के तौर पे अटैच होते हैं। ग्लाइकोलिपिड भी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है। ग्लाइकोकैलेक्स, तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन को इकट्ठा हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलेक्स बोलते हैं। तो लिपोप्रोटीन सबसे ज़्यादा है जिसमें लिपिड और प्रोटीन है। तो आपके पास चार्ली ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट है जी 24, ऑल ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन ईजिली एक्सेप्ट। तो ईजिली कौन सा गुजर सकता है जी, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस बिल्कुल आसानी से गुजरेंगी। वाटर बिल्कुल छोटा है, आसानी से गुजर जाएगा। स्मॉल गैस मॉलिक्यूल CO2 O2 ये भी बड़ी आसानी से गुजर जाएंगे। चार्ज पार्टिकल कभी भी आसानी से नहीं गुजरते। तो आपके पास डेल्टा ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट है जी 25, द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन इज नाउन एज। तो अब मॉलिक्यूल यहाँ तो मूव करते हैं फ्रॉम हाई टू लो। अगर हाई टू लो मूव कर रहे हो उसे डिफ्यूजन कहते हैं, और जब लो टू हाई मूव कर रहे हो तो उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जिसमें एनर्जी को यूज़ करना पड़ता है। तो आप चेक कर लीजिए, मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं फ्रॉम द एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो डेफिनेटली ये आपके पास क्या बनेगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी आपके पास 26 है जी, पॉइंट आउट द सब्सटेंस विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल में क्या नहीं होता, हेमीसेलुलोज बिल्कुल होता है, सेलुलोज भी होता है, क्यूटन जो है वो नहीं होता जी। तो चार्ली ऑप्शन आपके पास बनती है, पैक्टिन भी होता है। नेक्स्ट है जी आपके पास 27, कहता है जी द सेल वॉल कॉम्पोजिशन प्लांट सेल डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की सेल वॉल में क्या मेन डिफरेंस आता है, स्ट्रक्चर का, केमिकल कॉम्पोजिशन का, फंक्शन का। स्ट्रक्चर एंड केमिकल कॉम्पोजिशन जी बिल्कुल स्ट्रक्चर का भी और केमिकल कॉम्पोजिशन दोनों का डिफरेंस आता है। पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो वहाँ पे होती है। तो आपके पास डेल्टा ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट है जी 28, डिस्पाइट द डिफरेंस इन साइज शेप ऑल सेल हैव साइटोप्लाज्म एंड आ। तो अब अगर हम बात करें सेल्स की, तो वो प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, कंफर्म बात है उसमें सेल मेम्ब्रेन लाजमी होगी, साइटोप्लाज्म लाजमी होगा, बाकी ऑर्गेनेलीज का हेरफेर होता है। तो क्लोरोप्लास्ट सब में नहीं होता, सेल वॉल भी सब में नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन तो सब में होनी है। ठीक है जी, तो चार्ली ऑप्शन आपके पास बनती है। नेक्स्ट आपके पास है 29, इफ द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंटेन न्यूक्लियस द ऑर्गेनिज्म इज एन। तो अगर तो न्यूक्लियस है तो वो आपके पास यूकैरियोट होते हैं, और अगर न्यूक्लियस नहीं है तो आपके पास जो ऑर्गेनिज्म है और सेल है, तो ऑर्गेनिज्म होंगे प्रोकैरियोटिक और सेल क्या होगा, ऑर्गेनिज्म होगा प्रोकैरियोट और सेल क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल। तो आपके पास यहाँ सेल के अंदर चूंकि न्यूक्लियस है तो ये आपके पास क्या होगा, यूकैरियोट। तो बीटा ऑप्शन बनती है जी। नेक्स्ट है
मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज, तो साइटोप्लाज्म में जो सबसे ज़्यादा चीज़ होती है वो आपको पता है 90% तक वाटर होता है, तो आपके पास बीटा ऑप्शन बनती है जिसकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी 31 की। अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अ नेटवर्क ऑफ द चैनल इज सीन एक्सटेंडिंग थ्रू द साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर एनवेलप तक जो चैनल नेटवर्क का नज़र आता है उसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, तो आपके पास ER जो है चार्ली ऑप्शन बनती है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 32 की। विच ऑर्गेनली कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इन द फूड इनटू द फॉर्म ऑफ द सेल्स। अब आपको याद है जब आप खाना खाते हो तो खाने को डाइजेस्ट किया जाता है, ये आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होगा। अब फूड जो है वो फाइनल डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज बन गया, अमीनो एसिड बन गया, फैटी एसिड बन गया, ये ब्लड के थ्रू फिर सेल्स के अंदर जाते हैं, फिर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में इनको जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक किया जाता है, और जो एनर्जी है केमिकल की फॉर्म में उसको एक्सट्रैक्ट करके जो है वो ATP बना लिया जाता है। तो एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने वाला काम हमारे सेलुलर लेवल पे माइटोकॉन्ड्रिया कर रहे होते हैं, तो डेल्टा ऑप्शन बनेगी जी। नेक्स्ट है द राइबोसोम्स आर अटैच टू द mRNA थ्रू। अब यहाँ पे ये जो अभी भी 4 के ही सारे MCQs चल रहे हैं, सो राइबोसोम आर अटैच टू द mRNA थ्रू, तो आपको याद होगा दो हमारे पास जो थे वो राइबोसोम के सब यूनिट थे, एक स्मॉलर सब यूनिट था, एक लार्जर सब यूनिट था, दोनों आपस में अटैच होते हैं ऑन द बेस ऑफ मैग्नीशियम आयन। और जब प्रोटीन सेंसिस करनी होती है तो तब क्या होता है, mRNA इन्वॉल्व हो जाता है जिसे आप मैसेंजर RNA कहते हो। जब mRNA आता है तो सबसे पहले छोटा सब यूनिट जुड़ता है, फिर बड़ा सब यूनिट जुड़ता है। तो राइबोसोम आर अटैच टू द mRNA थ्रू, तो पहले स्मॉलर जुड़ेगा, तो आपके पास क्या है स्मॉलर सब यूनिट, फिर लार्जर जुड़ता है, और मैग्नीशियम आयन ये तो दोनों सब यूनिट को जोड़ने वाला काम कर रहे होते हैं, तो आपके पास अल्फा ऑप्शन है जी। नेक्स्ट 34, विच प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड विद इन द सेल ऑन द राइबोसोम, तो राइबोसोम पर डेफिनेटली क्या बनती है, प्रोटीन बनती है, तो आपके पास जो है लिपिड, तो वो बाय नेचर प्रोटीन नहीं है। बीटा एंजाइम डेफिनेटली वो बाय नेचर प्रोटीन है, तो बीटा आपके पास मोस्ट अप्रोप्रिएट बनेगी क्योंकि प्रोटीन बनानी है राइबोसोम ने, और एंजाइम बाय नेचर क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, तो बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी 35, अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू mRNA, तो एक mRNA के साथ जब कई राइबोसोम आगे अटैच हो जाते हैं तो उसे पॉलीसोम कहते हैं, और आपको याद होगा हमने पढ़ा था इसे पॉलीराइबोसोमी भी बोलते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन बनने का फंक्शन जो है वो जल्दी हो जाता है। तो एक mRNA के ऊपर कई राइबोसोम अटैच होते हैं और हर एक राइबोसोम क्या कर रहा होता है, प्रोटीन बना रहा होता है, तो पॉलीसोम आएगा चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट है जी 36, द सेक्रीशंस आर कन्वर्टेड इनटू द फिनिश प्रोडक्ट एंड आर पैक्ड इनसाइड द मेम्ब्रेन बिफोर एक्सपोर्ट, दिस फंक्शन डन बाय, तो आपको याद होगा सिक्रीशन जो है वो बनाता कौन था, डेफिनेटली ER बनाता है, फिर वो पैकिंग करके किसके पास भेजता है, गोल्जी अपरेटस में छोटे छोटे बर्ड के ज़रिए आप जो है वो फार्मिंग फेज से रिसीव करता था गोल्जी अपरेटस, और मच्योरिंग फेज से उसको रिलीज़ करता है बाय पैकिंग दैम इनटू स्मॉल वेजिकल्स, तो वो काम जो है वो कौन कर रहा है, गोल्जी अपरेटस कर रहा होता है, तो गोल्जी बॉडी डेल्टा ऑप्शन आपके पास जो है वो बनती है। नेक्स्ट राइबोसोम तो आपको पता है प्रोटीन बना रहा है, एंडोप्लाज्म जो है वो इसको ट्रांसफ़र कर रहा होता है राइबोसोम से बनाने के बाद, और लाइसोसोम ये फाइनल पैकिंग जो होती है, इफ़ दे कंटेन डाइजेस्टिंग एंजाइम तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम बोलते हैं, तो डेल्टा ऑप्शन आपके पास थी यहाँ पे। नेक्स्ट है जी लाइसोसोम्स आर इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, जी बिल्कुल करते हैं, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन सेल के अंदर भी करते हैं, सेल्फ डाइजेशन बिल्कुल करते हैं, तो सारे फंक्शन करते हैं जी लाइसोसोम, तो ऑल ऑफ दीज बनेगा। नेक्स्ट है जी 38, अकेमुलेशन ऑफ डैश इन द ब्रेन सेल्स लीड टू द मेंटल रिटार्डेशन, तो आपने टैसक डिजीज़ पढ़ा था जिसमें हमने कहा था कि ब्रेन के सेल के अंदर जो है वो लिपिड अकेमुलेट होना शुरू हो जाती है जिससे मेंटल रिटार्डेशन होती है और फाइनली क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो आपके पास अल्फा ऑप्शन बनती है जी लिपिड। नेक्स्ट है जी 39, पेरोक्सिसोम्स आर फाउंड, अभी भी बातें जो है वो MCQs कौन से हो रहे हैं जी, चैप्टर 4 के MCQs, पहले जो MCQs थे वो 3 के चल रहे थे, उसके बाद 4 के आ गए। सो पेरोक्सिसोम्स आर फाउंड इन, अब एनिमल सेल्स ओनली, तो एनिमल सेल्स के बाद प्लांट सेल्स ओनली, यीस्ट सेल्स ओनली, तो सब में होते हैं जी, एनिमल में भी होते हैं, प्लांट में भी होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज आपके पास बनता है जी। और नेक्स्ट है जी 40, द ऑर्गेनली स्पेसिफिकली इन्वॉल्व फॉर द फॉर्मेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ द H2O2, तो H2O2 की फॉर्मेशन करना, उसको यूटिलाइज करना, ये काम जो है वो कर रहा होता है हमारे पास परऑक्सीसोम, क्योंकि वो हाइड्रोजन परऑक्साइड को यूज़ कर रहा होता है, तो वहीं से तो हमने उसका नेम दिया था परऑक्सीसोम, यानी पर ऑक्साइड वाली बॉडी, बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी 41, ग्लाइऑक्सीसोम आर द साइट फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द फैटी एसिड, तो फैटी एसिड को ब्रेक करके कन्वर्ट किया जाता है इनटू सक्सीनेट
और आपके पास ये जो था हमने कहा था उन सीड में ज़्यादा होता है जिनमें लिपिड की फॉर्म में फूड रिजर्व मौजूद हो, ताकि लिपिड को कन्वर्ट किया जाए इनटू कार्बोहाइड्रेट, ताकि फर्दर एनर्जी मिले और प्रॉपर जर्मिनेशन हो सके। तो सक्सीनेट बनाया जाता है जी। नेक्स्ट है जी आपके पास 42, द स्ट्रक्चर नॉट फाउंड इन द एनिमल सेल। तो ग्लाइऑक्सीसोम जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो किस में होता है जी, प्लांट्स में होता है, वो एनिमल में नहीं होता। परऑक्सीसोम दोनों में होते हैं। सेंट्रियोल जो है वो ज़्यादातर किन में होते हैं जी, एनिमल्स में होते हैं, ये प्लांट में नहीं होते। और वैक्यूल जो है ये दोनों में होते हैं, एनिमल में भी और प्लांट में भी। तो नेक्स्ट बात करते हैं 43 की, मेजर पोर्शन ऑफ द सेल वॉल्यूम इन द मैच्योर प्लांट सेल इज ऑक्यूपाइड बाय। तो अगर आप प्लांट सेल की बात करो तो जो मेजर स्पेस होती है तो वो तो वैक्यूल कवर कर जाता है। और मैंने लेक्चर में बताया था कि प्लांट के सेल के अंदर जो 90% पोर्शन होता है वो वैक्यूल ने ऑक्यूपाई किया होता है। तो आपके पास चार्ली ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट है जी 44, ऑर्गेनली इन्वॉल्व इन डेवलपिंग द टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर कौन डेवलप करता है, वैक्यूल ही करता है। वो वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है और अब्जॉर्ब करके फूलता है और पूरे सेल को एक प्रॉपर क्या मिल जाती है, शेप और सपोर्ट मिल जाती है। तो रोल है जी वैक्यूल का, तो आपके पास बीटा ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट है जी 45, विच टाइप ऑफ द प्रोटीन इज फाउंड इन द सेंट्रियूल। तो सेंट्रियूल जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो ट्यूबुलन बाय नेचर होते हैं। तो आपके पास आंसर बनता है जी चार्ली। नेक्स्ट है जी आपके पास 46, सेंट्रियूल्स आर फाउंड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो सब में होता है जी, एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स में सब में होगा, लोअर प्लांट्स इनमें भी होता है, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और डेल्टा है जी फंगल सेल। तो फंगल सेल में नहीं होता, फंजी के अंदर जो है वो सेंट्रियोल नहीं होता। और साथ ही साथ उनकी सेल वॉल का भी डिफरेंस था, उनकी सेल वॉल में क्या होती है, सेलुलोज की जगह काइटन होती है। तो डेल्टा ऑप्शन फंगल सेल में नहीं होगा। नेक्स्ट है जी 47, द F1 पार्टिकल आर लोकेटेड। तो आपने पढ़ा था जो माइटोकॉन्ड्रिया वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल स्मूथ होती है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें छोटे छोटे जो है वो क्या होते हैं, फिंगर लाइक एक्सटेंशन, जिन्हें आपने क्रिस्टी कहा था। और उनके अंदर जो है वो F1 पार्टिकल होते हैं, जिन्हें आपने ATP सेंथेज कहा था। ये ATP बनाने में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया जो है वहाँ पे होते हैं। तो बीटा ऑप्शन बनती है जी आपके पास। नेक्स्ट है 48, द ग्रैनुलर मटीरियल यू कैन सी इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में जो ग्रैनुलर मटेरियल होता है वो आपका क्रोमैटिन बॉडी होता है, जो ऐसा ऐसा श्रिंक होकर किस में चेंज होता है जी, क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाता है। तो पहले क्रोमैटिन मटेरियल होगा, वो श्रिंक होकर क्रोमोसोम में कन्वर्ट होगा। तो बीटा ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट है जी 49, द टाइप ऑफ द प्लास्टिड इम्पॉर्टेंट फॉर द पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के लिए जो है आपके पास क्लोरोप्लास्ट जो था वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, और जो ल्यूकोप्लास्ट है ये फूड रिजर्व कर रहा है। तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये क्या कर रहा होता है, पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा होता है, क्योंकि डिफरेंट कलर अदर देन ग्रीन जो है वो किस बिहाफ पे होते हैं, क्रोमोप्लास्ट की बिहाफ पे। तो बीटा ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट है जी 50, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कवर्ड बाय। तो क्लोरोप्लास्ट का जो ज़्यादातर वॉल्यूम है वो उसके फ्लूइड ने कवर किया होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। तो आपके पास अल्फा ऑप्शन आती है जी इसकी। नेक्स्ट है आपके पास 51, इट डील विद द स्टडी ऑफ द यूज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। चैप्टर 1 से शुरू हो गया जी MCQs। इट डील विद द यूज़ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म सिस्टम आर प्रोसेसेस इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज इंडस्ट्री। तो जब आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो है वो प्रोडक्ट को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हो फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। तो आपके पास चार्ली ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट है जी 52, बायो एलिमेंट्स विद द हाईएस्ट परसेंटेज। तो 16 एलिमेंट्स में जो सबसे ज़्यादा होता है आपके पास वो कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है, विच इज़ 65%। तो ऑक्सीजन बनती है जी डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट है द लोएस्ट लेवल इन द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज। तो आपने लेवल्स पढ़ने में सबसे लोएस्ट क्या है, स्पीशी लेवल, कम्युनिटी लेवल, पॉपुलेशन लेवल, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक। तो सबसे छोटा सब एटॉमिक एंड एटॉमिक है। फिर आपके पास क्या बनते हैं जी, उसके बाद आपके पास जो है वो मॉलिक्यूल बनता, एटम बनता है, मॉलिक्यूल बनता है और ऑर्गेनली बनते हैं, एंड सो ऑन। आपके पास जो है वो हायरार्की चलती है। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास 54, परसेंटेज ऑफ द क्लोरीन इन ह्यूमन इज। तो क्लोरीन की कितनी परसेंटेज है, तो ये हमारे पास आता है जी वो जो माइनर एलिमेंट्स थे जिन्हें आपने ट्रेस एलिमेंट कहा था, रिमेनिंग जो 10 थे जो पूरी बॉडी का 1% बना रहे हैं, तो उसमें जो क्लोरीन होती है वो 0.15% होती है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास 55, अ कम्युनिटी टुगेदर विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग।
तो अगर हम कम्युनिटी के अंदर नॉन लिविंग सब्सटेंस भी डाल दें तो वो आपके पास क्या बन जाता है जी, इकोसिस्टम बन जाता है। और दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर लाइफ इज पॉसिबल, वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिविंग लोकेटिंग, उसे हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। इकोलॉजिकल निश क्या होता है कि स्पीशीज़ जो है वो एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अंदर जो फंक्शन परफॉर्म करती है, जो रोल परफॉर्म करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, निश कहते हैं। नेक्स्ट जी बायोडाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो चैप्टर 1 से MCQ चल रहे हैं जी। नेक्स्ट है जी 56, कहता है जी डैश इज आर प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स वेदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो कौन सी चीज़ है जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में होती है, तो आपको पता है साइटोप्लाज्म दोनों में होता है और इसके अलावा राइबोसोम दोनों में होते हैं, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है। तो सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, सेल वॉल, तो सेल मेम्ब्रेन और राइबोसोम जो बिल्कुल डेल्टा ऑप्शन बनती है आपके पास। नेक्स्ट है जी 57, पार्ट्स ऑफ द फूड डाइजेशन इन स्टमक। तो स्टमक में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पोर्शन को डाइजेस्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन। तो प्रोटीन आएगा जी, कार्बोहाइड्रेट इन्वॉल्व नहीं होता। नेक्स्ट है जी 58, मैमल्स बिकम डोमिनेंट ऑन द अर्थ। तो कौन से इरा में मैमल जो थे वो डोमिनेंट हो गए थे, तो सीनोज़ोइक इरा जो था उसके अंदर मैमल्स क्या हो चुके थे, डोमिनेंट हो चुके थे। नेक्स्ट जी आपके पास 59, विच वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म डू नॉट लीव द पेट्रीफाइड फॉसिल रिकॉर्ड। तो कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनके हमारे पास रिकॉर्ड्स नहीं है। डेफिनेटली जो बिल्कुल शुरू वाले जो ऑर्गेनिज्म थे, जो यूनिसेलुलर थे, उनके हमारे पास फोसल रिकॉर्ड नहीं है, या उसके बाहर बाद में जो मल्टी सेलुलर बने लेकिन बॉडी सॉफ्ट थी, उनके भी हमारे पास फोसल रिकॉर्ड नहीं है। सो वुडी प्लांट, एंजियोस्पर्म, सॉफ्ट बॉडीड, तो डेफिनेटली सॉफ्ट बॉडीड बनते हैं। नेक्स्ट है जी 60, अ बायोम इज़ प्राइमरली डिटरमाइंड बाय। तो आपको याद होगा आपने कहा था अ बायोम इज़ अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमाइंड बाय इट्स क्लाइमेट, जिसमें आपने एग्जांपल दी थी ग्रासलैंड बायोम, डेजर्ट बायोम, टंड्रा बायोम, कॉनिफेरस बायोम। तो आपके पास क्लाइमेट की बेस पे इनको क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। और मेजर टाइप्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल का भी वहाँ पे जिक्र था। तो बेसिकली जब आप नेम रखते हो उस वक्त आप मेजर टाइप ऑफ प्लांट्स की बेस पे उनका क्या रखते हो, नेम रखते हो। तो चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट है जी 61, बायोलॉजिकल साइंसेज हैव अ सेट ऑफ मेथडोलॉजी दैट इज बेस्ड ऑन। तो जब भी आपकी जो है वो शुरू होनी है बायोलॉजिकल साइंसेज, तो बायोलॉजिकल साइंसेज में आपने ऑब्जर्वेशन करनी है और ऑब्जर्वेशन के बाद आपने हाइपोथेसिस बनानी है और हाइपोथेसिस की बनाने के बाद आपने उसको क्या करना होता है जी, उसको टेस्ट करना होता है ताकि उसकी थ्योरी बनाई जाए। अगर वो बिल्कुल ठीक होगा तो वो थ्योरी बन जाएगा और अगर गलत होने के चांसेस नहीं है तो वो लॉ बन जाएगा। तो ये उसके स्टेप्स थे। तो MCQs है, बायोलॉजिकल साइंस have a set of methodology that is based on ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी, डिडक्शन। तो डेफिनेटली एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी तो बहुत ज़रूरी है। ऑब्जर्वेशन करने के बाद फाइनली आपने एक्सपेरिमेंट ही करना है ताकि उसको फाइनली क्या किया जाए, जो है वो देखा जाए कि क्या वो ठीक है या गलत है। तो नेक्स्ट है जी आपके पास 62, ऑब्जर्वेशंस आर कॉमनली मेड बाय। तो ऑब्जर्वेशन बनाने के लिए आपने कहा था 5 सेंसेस हम अपने यूज़ करते हैं, और अगर वहाँ कहीं ऐसा हो कि कोई ऑब्जर्वेशन ऐसी है कि जो 5 सेंसेस से नहीं हो सकती, फिर जाके हम वहाँ पे अपने क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। तो 5 सेंसेस डेल्टा ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट है जी 63, द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो जो एक्सप्लेनेशन होती है ऑब्जर्वेशन की, ये बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है जो हम अपने ऑब्जर्वेशन करने की बेस पे ऑब्जर्वर बनाता है। तो उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, उस स्टेटमेंट को हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो आपके पास चार्ली ऑप्शन बनती है जी ये। नेक्स्ट है जी आपके पास 64, मेथड बाय विच डिवाइस हाइपोथेसिस बाय मूविंग फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल टू स्पेसिफिक। तो जनरल टू स्पेसिफिक आपके पास डिडक्टिव होती है, और इसका रिवर्स कर दीजिए तो आपके पास क्या होती है, इंडक्टिव होती है। तो अल्फा ऑप्शन आपके पास बनती है जी। नेक्स्ट है जी 65, a series of hypotheses supported by result of many tests finally give rise to। तो याद रखिएगा जब आप ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उस बेस पे जो आप स्टेटमेंट बनाते हैं वो आपके पास क्या कहलाती है, हाइपोथेसिस कहलाती है। फिर उस हाइपोथेसिस को आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई करने की कोशिश करते हो। अगर वो बिल्कुल ठीक साबित हो जाए, हर दफ़ा ठीक रिजल्ट दे, देन दैट हाइपोथेसिस विल कंसीडर एज थ्योरी। और अगर ऐसा हो कि कहीं पे भी गलती की गुंजाइश ना हो तो तब वो आपके पास क्या बनती है जी, लॉ बनती है। अब यहाँ पे चूंकि उसने जिक्र किया हुआ है हाइपोथेसिस को आप एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर रहे हो और वो ठीक रिजल्ट दे रही है, तो ये आपके पास थ्योरी में जाएगा। और अगर थ्योरी का एक्सपेरिमेंटली जो है वो बिल्कुल ठीक साबित हो रहा है, देन इट विल बी फॉर्म लॉ। तो आपके पास ये आपके पास क्या कहलाएगा जी, थ्योरी कहलाएगा। नेक्स्ट है जी 66,
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द गुड थ्योरी इज दैट इट मे सजेस्ट न्यू एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस, सच थ्योरी विल बी कॉल्ड। तो ऐसी थ्योरी जिससे आप नए आइडियाज़ डेवलप कर सको, नई प्रोडिक्शंस कर सको और नई से नई इन्फॉर्मेशन गेन कर सको, उसे प्रोडक्टिव थ्योरी कहते हो। तो आपके पास क्या बनेगा जी, अल्फा। प्रोडक्टिव थ्योरी बेसिकली प्रोडक्टिव उसका करैक्टर होता है, तो प्रोडक्टिव थ्योरी होती है जी। नेक्स्ट आपके पास है जी 67, कंट्रोल ऑफ द पेस्ट बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके आप कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म कंट्रोल कर रहे होते तो उसे बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। और जब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके बायोलॉजी जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो प्लूटेंट्स वगैरह को कंट्रोल कर रहे होते तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बायो रिमीडिएशन कहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल बनेगा, यानी डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी हमारे पास 68, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी मे बी यूज बाय द एस्ट्रोनॉट्स फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स कौन सी टेक्निक को यूज़ करने जा रहे हैं। तो हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक आपने पढ़ा था, जिसमें हम जो है वो प्लांट को ग्रो करवाते हैं इन एरेटेड वाटर बाय एडिंग सम सॉल्ट्स एंड मिनरल, ताकि पता चल जाए कि इन प्लांट्स को कौन कौन सी जो है वो रिक्वायरमेंट्स चाहिए। तो आपके पास डेल्टा ऑप्शन बनती है जी। नेक्स्ट है जी 69, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट डज नॉट इंक्लूड। तो इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट हमने कहा था कि आपके इन्वायरमेंट में कोई डिजीज़ आ गई है तो अब उसको कम्पीट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस जनरेट करते हैं, हम उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जी इस बीमारी की काज क्या है, सिम्टम्स क्या हैं और इसकी रेमेडीज़ क्या हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो अल्फ़ा है जी कंबैटिंग डिजीज़ यूजिंग ऑल मेथड, बिल्कुल ये होता है। बीटा है जी अवेयरनेस, बिल्कुल होती है। अफेक्टिव प्रोग्राम फॉर द एलिमिनेटिंग द कंट्रोल, बिल्कुल होती है। यूजिंग स्पेसिफिक मेथड टू कंट्रोल अ स्पेसिफिक डिजीज़, तो ये वाला मेथड नहीं होता जी, बाकी सब कुछ हम करते हैं। तो नेक्स्ट है जी आपके पास 70, फर्स्ट वैक्सीन वाज डेवलप अगेंस्ट। तो जो फर्स्ट जो वैक्सीनेशन थी वो किसने डेवलप की थी, डेफिनेटली वो आपको पता है एडवर्ड जेनर ने की थी। और किसके अगेंस्ट की थी, वायरल डिजीज़ के खिलाफ उसको जो था वो फर्स्ट टाइम जो था वो बनाया गया था। तो वायरल डिजीज़ बनती है जी बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके पास 71, इन रेडियोथेरेपी द कैंसेरियस पार्ट इज एक्सपोज्ड। तो शॉर्ट वेव रेडिएशंस होती हैं जिनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो कैंसरियस पार्ट पे जाती हैं और उसको क्या कर देती हैं, डैमेज कर देती हैं। तो कैंसर की रिमूवल के लिए मेथड है। तो हाई एनर्जी रेडिएशंस, डेफिनेटली वेवलेंथ कम होगी लेकिन एनर्जी उनकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी हाई वेव लेंथ रेडिएशन, तो रेडियोथेरेपी की अल्फ़ा जो है वो ऑप्शन ठीक बन रही है। नेक्स्ट है जी 72, the isolation of the normal gene and its insertion into the host by using the bone marrow cells for the treatment of the disease is known as। तो अब नॉर्मल जीन को लेकर जब आप किसी अब नॉर्मल पर्सन में डालते हो जिसका जीन ख़राब हो चुका है, तो आप उसके बोन मैरो के अंदर नॉर्मल जीन डालते थे, तो ड्रग ट्रीटमेंट के अंदर आपने इसको पढ़ा था कि ये आपके पास क्या कहलाता है जी, जीन थेरेपी कहलाता है। तो डेल्टा ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट आपके पास है जी 73, इफ़ इंडेंजर स्पीशीज़ आर नॉट प्रोटेक्टेड। तो अगर आपने इंडेंजर स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट नहीं किया तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो बीटा ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट है जी वास्कुलर प्लांट स्पीशीज़ आर। तो जो वास्कुलर प्लांट्स होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, 17.6%। और सबसे ज़्यादा आपके पास इंसेक्ट होते हैं विच आर 53.1%। नेक्स्ट आते हैं जी, विच एलिमेंट ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन ऑफ द स्केलेटन लाइफ। तो चैप्टर 2 से MCQ जो है वो शुरू हो गए हैं जी। अब कौन सा जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है या लाइफ के अंदर स्केलेटन का रोल है। तो स्टूडेंट आपकी लाइफ के अंदर जो ज़्यादातर रोल परफॉर्म कर रहा है वो कौन कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें सेंट्रल एटम कौन होता है जी, कार्बन होता है। तो कार्बन जो है इट विल एक्ट एज ए स्केलेटन ऑफ लाइफ। तो बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट है the number of the calories required to raise the temperature of 1 gram of the water from 15 to 16 is। तो 1 डिग्री जो है वो रेज ला रहे हो आप, अल्फा बनता है जी। नेक्स्ट आपके पास है द परसेंटेज ऑफ द वाटर इन द ब्रेन सेल्स। तो ब्रेन सेल के अंदर जो वाटर की परसेंटेज होती है वो कितनी होती है जी, 85% होती है। तो ये आपके पास चार्ली ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट है जी 78, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड
ऑफ द सेल। तो सेल के अंदर जो मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो आपके पास क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो ये आपके पास बनता है जी चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट है जी जनरल फार्मूला ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज, तो CxH2O है जिसमें X विल बी द नंबर ऑफ द कार्बन एटम और Y विल बी द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो अल्फा ऑप्शन बनती है जी। नेक्स्ट है आपके पास 80 केमिकली मोनोसेक्राइड्स आर, तो केमिकली आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोनिक सब्सटेंस विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आपके पास ये क्या बनेगा जी, बीटा ऑप्शन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। नेक्स्ट बात करते हैं जी 81 की, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एल्डो शुगर एक्सेप्ट, फ्राइबोज एल्डो शुगर है, ग्लूकोज एल्डो शुगर है, ग्लिसरल्डिहाइड एल्डो शुगर है, फ्रुक्टोज हमारे पास जो है वो कीटो शुगर है और इसका फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। नेक्स्ट आइए जी पॉलीसेक्राइड्स आर, तो चैप्टर 2 के अब सारे MCQs आ रहे हैं आपके पास। ईजिली सॉलेबल इन वाटर, कभी भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पॉलीसेक्राइड नहीं होते ऐसे। लेस सॉलेबल इन वाटर, ये करेक्टर भी नहीं है। स्पैरिंगली जी, बिल्कुल स्पैरिंगली सॉलेबल होते हैं, तो चार्ली ऑप्शन है जी। नेक्स्ट है जी पॉइंट आउट वन विच इज़ अ डाइसेक्राइड, तो एगर आपके पास पॉलीसेक्राइड है, पैक्टन आपके पास पॉलीसेक्राइड है, ग्लूकोज आपके पास मोनोसेक्राइड है, लैक्टोज आपके पास क्या है, ये आपके पास डाइसेक्राइड है जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को मिलाने से बनता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ओनली इन बैक्टीरिया, तो कौन सा जो है वो बैक्टीरिया में पाया जाता है, हेक्सोज नहीं, ट्रायोसिस, पेंटोसिस, टैट्रोसिस, जी बिल्कुल, जो टैट्रोसिस शुगर है 4 कार्बन वाली वो ज़्यादातर कहाँ होती है, बैक्टीरिया के अंदर होती है, तो डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी 85 इन सुक्रोज द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो सुक्रोज बनता है बाय द ज्वाइनिंग ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, एक अल्फा शुगर, एक एल्डो शुगर और एक कीटो शुगर है। अब इन दोनों के दरमियान जब बॉन्डिंग होती है तो 1,4 लिंकेज इन्वॉल्व होती थी, तो 1,4 लिंकेज यहाँ पे इन्वॉल्व होगी, डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी ओवर ब्लड नॉर्मली कंटेन ग्लूकोज, तो 0.8, 0.8 और उसके बाद 0.8, तो 0.08 होता है जी, डेल्टा ऑप्शन आपके पास ठीक बनती है। नेक्स्ट है जी 87 द एग्जाम्पल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो आपने पढ़ा था 2 तरह के फैटी एसिड थे, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड, एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जिनमें कार्बन का कार्बन से सिंगल बॉन्ड होता है और अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें कार्बन का कार्बन से डबल बॉन्ड होता है। और एक ही एग्जाम्पल आपके सिलेबस में थी, वो थी ऑलिक एसिड, बाकी जो 3 आपने पढ़ी थी पाल्मिटिक एसिड वगैरह हो गया या वो जो एसिटिक एसिड वगैरह हो गया, ये आपके पास क्या थे, ये आपके पास सैचुरेटेड बाय नेचर थे। तो ऑलिक एसिड बनता है, बाकी पाल्मिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सारे जो हैं वो बाय नेचर क्या होते हैं, ये सैचुरेटेड होते हैं। नेक्स्ट है जी 88 लिपिड स्टोर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ द हाई प्रोपोर्शन ऑफ, तो लिपिड के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी की वजह क्योंकि उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है सबसे ज़्यादा, इसलिए उसके अंदर एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होती है, तो अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी आपके पास 89 असाइल ग्लिसरॉल आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन फैटी एसिड एंड अल्कोहल, द रिएक्शन इनवॉल्व, तो जब आप फैटी एसिड और अल्कोहल को मिलाते हो तो उस वक्त क्या होता है, वाटर रिलीज होता है। जब वाटर रिलीज होता है तो 2 कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं ताकि एक फर्दर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाया जाए। तो अगर 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करके एक स्ट्रक्चर बना रहे हो तो उसे कंडेंसेशन कहते हैं। तो आपके पास ये क्या कहलाएगा जी, कंडेंसेशन, यानी बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी all of the following are true for the fatty acid in ethyl glycerol except containing even number of the carbon atom from C20 C2 to C30, बिल्कुल ऐसा ही है। containing up to 6 double bond, तो मैक्सिमम इतने डबल बॉन्ड हो सकते हैं। melting point and solubility increase with the number of the carbon atom, बिल्कुल। they are heavier than water, ऐसा नहीं होता जी, आपने पढ़ा था lighter than water होते हैं, that's why they float over the surface of the water। तो डेल्टा आपके पास जो है वो एक्सेप्शनल केस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 91 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड, तो कौन सा जो है वो मिक्सचर है, असाइल ग्लिसरॉल, फॉस्फोलिपिड, वैक्सिस, तो वैक्सिस जो था वो आपके पास मिक्सचर था जिसमें बेशुमार आपके पास जो है वो चीज़ें शामिल हो जाती हैं। नेक्स्ट है जी 92 फॉस्फोलिपिड आर डेरिवेटिव ऑफ द फॉस्फोटिडिक एसिड, फॉस्फोटिडिक एसिड कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट ग्लिसरॉल, जी डेफिनेटली होगा, फैटी एसिड भी होगा, फास्फोरिक एसिड भी होगा, नाइट्रोजनस बेस नहीं होती जी, जैसे ही नाइट्रोजनस बेस आ जाती है तब ये फास्फोलिपिड बन जाता है, लेकिन फास्फोटिडिक के अंदर नाइट्रोजन बेस नहीं होती, तो आपके पास डेल्टा ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट है जी 93 लिपिड आर यूजुअली नॉन पॉलीमर एंड द ओनली पॉलीमर फाउंड इन द लिपिड आर इंक्लूड इन
तो असाइल ग्लिसरॉल, फॉस्फोलिपिड, टर्पिनाइड, जी बिल्कुल टर्पिनाइड थे, इनको हम जो है वो क्या करते हैं जो है वो पॉलीमर की फॉर्म में जो है वो इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास 94, दे आर वाइड स्प्रेड इन बैक्टीरिया, एनिमल एंड प्लांट सेल। तो फॉस्फोलिपिड हो गया, स्फिंगोलिपिड हो गया, टर्पिनाइड हो गया, स्टीरॉइड हो गया, तो डेफिनेटली फॉस्फोलिपिड होगा, सबकी सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है जी। नेक्स्ट है जी आपके पास 95, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन बी फाउंड इन प्रोटीन। तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, जी बिल्कुल सल्फर भी हो सकता है, क्योंकि डाइसल्फाइड ब्रिजेस जब बनते हैं तब सल्फर इन्वॉल्व होती है, तो अल्फ़ा ही बनता है जी आपके पास। फास्फोरस वगैरह जो है वो नहीं होती प्रोटीन वगैरह के अंदर, मैग्नीशियम भी नहीं होती, तो अल्फ़ा ही बनता है जी। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द आरएनए इन द मैमेलियन सेल। तो मैमेलियन सेल में आरएनए की जो परसेंटेज होती है वो होती है जी 6%। नेक्स्ट है 96, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ आरएनए इन द बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर जो आरएनए की परसेंटेज होती है वो 6% होती है, और अगर यहाँ मैमिलियन सेल्स होता तो 1.1% हो जाता। नेक्स्ट है जी 97, द कंपाउंड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस एंड पेंटोज शुगर। तो बेस और पेंटोज शुगर के मिलने से जो चीज़ बनती है वो आपके पास क्या होती है, न्यूक्लियोसाइड, और जैसे ही आप फास्फेट डाल देते हो तब ये क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। नेक्स्ट है जी 98, on the surface of the dash the mRNA and tRNA molecule interact to translate the information from the gene into the specific protein। तो राइबोसोम होता है जी जहाँ पे mRNA और tRNA सारे मिलकर काम कर रहे होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन, तो राइबोसोम बनेगा। नेक्स्ट है जी 99, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द RNA फ्रॉम द जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो mRNA सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें प्रोटीन बनाने की क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, तो अल्फा ऑप्शन। द लास्ट वन इज़ द मोस्ट ऑफ द सेलुलर सिक्रीशंस आर। तो हमारी बॉडी में जो ज़्यादातर सिक्रीशन होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन बाय नेचर होती हैं, जो कि कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपकी डिस्कशन कंप्लीट हुई, होप सो आपको समझ आई होगी। इजाज़त दीजिए, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।